तो नमस्कार। इस वक्त चुनावी माहौल 2024 का जोरों शोरों से है और ऐसे में तीसरा चरण का चुनाव जो है अब बहुत जल्द होने वाला है। चौथा चरण प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां और देश में चुनावी जो दंगल है उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुमित शशांक, युवा प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और जानेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति और बिहार के चुनावी दंगल से लेकर के पूरे देश की माहौल क्या है। सबसे पहले स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। पहला सवाल है कि इस बार मोदी वर्सेस राहुल या फिर बीजेपी वर्सेस राहुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया तो वर्सेस तो कोई भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे ना तो गरीब का बेटा, भारत माँ का बेटा, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का बेटा और गरीब दलित अति पिछड़े का बेटा जब आगे बढ़ता है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं पूरा देश अपने गरीब माँ के बेटे के साथ खड़ा है, जिसने मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से देश की प्रत्येक माता बहन का वैक्सीनाइजेशन करवाने का काम किया। कांग्रेस के काल की घटनाओं को जब आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को, दलितों को, आदिवासियों को उपेक्षित छोड़ दिया था। इसने कभी भी समाज के लिए काम नहीं किया, लेकिन दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और खास करके पिछड़े तबके के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रत्येक व्यक्ति को कुपोषण की दर से बाहर निकालने के लिए किसने काम किया? प्रत्येक व्यक्ति को के बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किसने काम किया? कोरोना जैसी वैश्विक महाआपदा में जब पूरा विश्व और खास करके ये कांग्रेस का जो प्रायोजित गुंडा तंत्र है, ये तंत्र चाहता था कि भारत में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हो और इस जेनोसाइड में हजारों लाखों लोग जो हैं वो मारे जाएं, ताकि ये भारत सरकार के ऊपर उंगली उठा सके। कांग्रेस के युवराज किस बिल में छुपे हुए थे अथवा कौन से आइलैंड पे पार्टी मना रहे थे, कौन से आइलैंड पे जाके इनका नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, ये उनको बताना चाहिए। सोनिया गांधी कहाँ थी, ये भी पूछने की बात है। लालू जी कहाँ थे, ये तेजस्वी जी कहाँ थे? तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ के न केवल कोरोना काल में सबके स्वास्थ्य की रक्षा की, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखा और कोरोना काल के दौरान भी क्या कभी किसी व्यक्ति को दूध की कमी हुई क्या? क्या किसी व्यक्ति को फलों की कमी हुई क्या? क्या किसी व्यक्ति को सब्जियों की कमी हुई क्या? क्या किसी व्यक्ति को अनाज की कमी हुई क्या? क्या किसी व्यक्ति को दवाइयों की कमी हुई क्या? ये किसने किया? एक सवाल है कि मोदी जी के कई सारे कामकाज देखा जाए तो बहुत सारे सही हैं, लेकिन कई लोगों का ये ओपिनियन आ रहा है कि अभी के टाइम में जो मोदी ने कहा कि हमारा देश स्किल्ड इंडिया बनेगा, वो स्किल्ड इंडिया कहीं ना कहीं वो प्रॉपर वे में धरातल पे दिखा नहीं। कई युवा की बात करें, करोड़ों युवा, इसमें लाखों युवा ठगने का शिकार हो गए, ऐसा दिख रहा है, कई लोगों का मानना है। देखिए, ये आम लोग नहीं कहते हैं, ये राजद का गुंडा तंत्र कहता है, ये राजद की अफवाह मंडली कहती है, ये बेरोजगारों के युवराज कहते हैं। ये इनसे पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना। जब 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी भारत बना और ट्रिलियंस में व्यापार जो है दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार से डेवलप हुए, इसके अंतर्गत लाखों नौकरियों का सृजन हुआ। पिछले माह की बात करता हूँ, सिर्फ एक माह में 10 लाख नौकरियों का सृजन किसके माध्यम से हुआ? 100 अरब रुपए का निवेश किसके माध्यम से हुआ? ये भी तो देखने की बात है। जब भारत 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना तो इसमें लाखों नौकरियों का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? 2014 के पहले कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कितने लोग कार्यरत थे, कितने स्किली डेवलप जो लोग हैं वो कार्यरत थे। हमने स्किल इंडिया पर कार्य किया और आज देखेंगे देश में, आज देश में चिकित्सकों की संख्या कितनी बढ़ गई, आज देश में इंजीनियर्स की संख्या कितनी बढ़ गई। देश पूरे विश्व में आईटी हब के रूप में पहचाना जाता है और भारत के जो युवा हैं वो न केवल भारत में, पूरे विश्व में जाकर के दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज के सीईओ कौन है?
लेकिन सुमित जी, लाखों यूथ की जब ओपिनियन जानेंगे, 60% यूथ हमारे इंडिया में बहुत एक्टिव है, वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है ना एक बूम करने का काम नहीं कर पाया। देखिए, ये कौन कहता है? यही तो मैं बार बार कहता हूं ना, ये देश की युवा नहीं कहते। मैं आपको बता रहा हूं, ये पब्लिक में जब आप जाएंगे ना, जब पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति से पूछेंगे, जिनको बुद्धों की जानकारी है, जब उनसे पूछेंगे तो, और गरीब के बच्चे से जब पूछेंगे ना, दलितों का सम्मान, आदिवासियों का सम्मान, इस सम्मान से कहीं आगे बढ़ के उनके बच्चों के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई कांग्रेस के शासनकाल में, जैसे ही आप कांग्रेस के शासनकाल में देखेंगे आतंकी हमले, आतंकी घटनाएं, कर्नाटक की बात करूंगा, कर्नाटक में एक बॉम्ब विस्फोट होता है तो ये कहते हैं कि गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ है। कर्नाटक में एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो कि ओबीसी समाज से आता है, वो अपनी दुकान पे बैठ करके सामान बेच रहा है, उसके दुकान पे वो अकेले बैठ के हनुमान चालीसा सुन रहा है, और उसके दुकान पे हमला किसने किया? ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं है क्या? धर्म मुद्दा नहीं है? नहीं, आपके हिसाब, वही तो पूछ रहे सवाल, वही तो, ये सीधा सवाल, बस युवा की बात कर ले, ये सीधा सवाल है, ये सीधा सवाल है, यही तो सवाल है। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के अंतर्गत क्या आती है? आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इसके अंतर्गत कितने लोग कार्यरत हैं, कितने डॉक्टर्स कार्यरत हैं? जब हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जब शिक्षा अर्जित करके डॉक्टर बनते हैं तो ये कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं। यदि हम सिंपल वे में पूछें आपसे, रैंडमली एम्प्लॉयमेंट की बात करें, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें युवा खुश नहीं है 60%। ये आप बता रहे हैं, इनमें नहीं। मैं जगह जगह जाता हूँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल लेवल हैं, अपर लेवल हैं, ओवर सारे लोगों की जब बात करता हूँ डिस्कशन, तो कहीं ना कहीं कमी पहले से ये जबरन आप अपना जो क्वेश्चन है ना, इसको मेरे दिमाग में नहीं थोप सकते। मैं उन युवाओं की बात करता हूँ, मैं भी जमीन पे जाता हूँ और हजारों लाख, और उसी जमीन से उठ के आया हूँ। मैं एक शिक्षक भी हूँ और उसी जमीन से उठ के आया हूँ। कहीं ना कहीं उन दलितों का दर्द भी देखा है, गरीबों के आंसू भी देखे हैं, और उन आंसुओं को पोंछने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैंने किया है। आज बिजली दिखाई देती है 24 घंटे, तो किसकी देन है? और इस बिजली को लाने में कितने युवा जो हैं वो लगे हुए हैं, कितना रोजगार सृजन हुआ, ये दिखाई नहीं देता है क्या लोगों को? जब देश में, वही मैं बता रहा हूँ, जब नौकरी की बात करते हैं, पूरी बात सुने, आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ नौकरी देने का काम किया। जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खातों में पैसा डाला, तो क्या सिर्फ पैसा डाला या फिर बैंकिंग या बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी डेवलप हुआ? एक बटन के माध्यम से 34 करोड़ लोगों को तो मिलेगा नहीं। ये कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर जब तक फलीभूत नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब तक तो ये सारी चीजें संभव नहीं है। जब 34 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की, तो मेडिकल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सीमेंट उद्योग भी लगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स की भी आवश्यकता पड़ी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, आईसीयू डेवलप करने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता पड़ी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए नर्सेज की भी आवश्यकता पड़ी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपको डॉक्टर्स की भी आवश्यकता पड़ी। तो इनको नौकरी किसने दिया? जब हम कैंपेन करते हैं, लाखों लोगों से जब बात करते हैं, तो निकल के बात यही आता है कि मोदी जी की सारे स्कीम्स बहुत अच्छे हैं, मोदी जी के इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत पावरफुल रहा, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया वाकई में। लेकिन कहीं ना कहीं जब कमी की बात आती है तो थोड़ा सा यही डिपेंड करता है कि यूथ को जो चाहिए था हमारा इंडिया में, जो बेनिफिट, मतलब कि ऐसा उन्होंने स्किल्ड इंडिया के लिए कैंपेन किया, वर्क किया, ठीक है, बट उसमें कमी है। लाखों युवा की आप जब रिएक्शन जानेंगे ना, वो बोलते हैं कि कमी है। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। और पूर्वाग्रह से, वही तो बता रहा हूं, जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं तो आप ही बोल लीजिए। फिर पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं चीज़ों को, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए, और उन इम्प्लीमेंटेशंस का आउटपुट देखना चाहिए। बिहार में अगर कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा लालू जी के समय एक तो योजनाएं आती नहीं थी, जंगल राज, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, इसी का नाम जंगल
जंगल राज की सरकार, लालू सरकार, तो इससे बाहर निकल के, मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। उससे बाहर निकलकर जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की तो सड़कों के जाल को बिछाने की बात की। सड़कों को जब हमने बिछाया तो हजारों लाखों नौकरियों का सृजन हुआ, चाहे वो अलकतरा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो सीमेंट उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, तो कहीं ना कहीं सबको रोजगार मिला। आप इस चीज को देखिए कि बिहार में जैसे ही कोई उद्योग धंधा लगता है उसको आरजेडी टैक्स देना पड़ता था। ये आरजेडी के गुंडे उनसे पैसे वसूलते थे और किसको पहुंचाते थे? अपने आका लालू जी को पहुंचाते थे। और लालू जी के तो सुपुत्र 9वीं फेल है। जो 9वीं फेल व्यक्ति चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकता है वो शिक्षा की बात करेगा, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेगा? ये समझने की बात है कि कौन समझाएगा इनको? और वही पूछता हूँ, हो सकता है कि अगर वो लालू जी के सुपुत्र हैं तो सवाल इसलिए खड़े होते हैं ना क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र रहे हैं और दो मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। जब 2 मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ाई नहीं करेगा तो दूसरे को पढ़ाएगा क्या वो? ये भी तो समझना है ना। इसके अलावा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करते हैं तो उड़ान योजना के तहत हमने 74 एयरपोर्ट बनाया और इसके तहत हमने 2000 रुपये से भी कम रुपए में फ्लाइट्स जो हैं उनके रेट्स रखे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। और इस जब हमने अरबों रुपए निवेश करके उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट्स बनाने का काम किया तो इसमें क्या जॉब्स का सृजन नहीं हुआ क्या? ये भी समझने की बात है। जब 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला तो क्या इसमें नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? चुनाव की बात कर लें बिहार में जितने जगह पे 40 जगह पे चुनाव सीट है, इस 40 जगह पे कहाँ लोकसभा में कैसा कांटे का टक्कर दिख रहा है और आपकी पार्टी बीजेपी मोदी की लहर कैसे दिख रही है? देखिए, लालू जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी जी है और लालू जी के काले कारनामों का अगर कोई पोस्टर बॉय है तो वो पूरा का पूरा उनका परिवार है। उनके परिवार ने बार बार परिवारवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि लालू जी स्वयं अपनी बेटी के लिए प्रचार के लिए जाते हैं लेकिन अपनी ही पार्टी के किसी नेता के लिए प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। लालू जी ने तो यहाँ तक कि लालू जी के पूरे परिवार ने मिलकर उनके बड़े बेटे को साइडलाइन कर दिया और छोटे बेटे को गद्दी थमा दी। ये भी देखने की बात है। जैसे लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता है वैसे तेजस्वी जी के भाई को कोई नहीं जानेगा। जो लेकिन उत्तराधिकारी होगा उन्हीं को तो दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब आपके हिसाब से तेज प्रताप जी में क्षमता नहीं है? नहीं, मेरे ये आप बोलते हैं। नहीं, देखिए, जैसे कि बीजेपी में चुनाव चूज की जाती है कि कौन चला पाएगा बिहार को, तो वैसे ही मुझे लगता है कि आरजेडी अपने हिसाब से चूज करेगी ना। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, मुझे भी यही लगता है। और जो आपने कहा है ये बात जो है वो बिल्कुल भी मुझे जो लगता था मैंने बता दिया और आप भी शायद वही लगता है जो मुझे लगता है और पूरे बिहार को भी वही लगता है। तो कहीं ना कहीं नकारा पार्टियां जो है ना, ये नकारा पार्टियां जो हैं ये कभी भी बिहार के उन्नति उत्थान के लिए ये लोग कार्य नहीं कर सकते। इन लोगों ने हमेशा एक लूट मंडली को बना करके रखा। बिहार में जैसे ही एक दल सत्ता से बाहर होता है, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। गुंडा तंत्र जो है वो अनाथ हो जाता है, संगठित अपराधकर्ता जो है वो अनाथ हो जाते हैं। एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को टिकट दिया। ये कहते हैं ना, किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता को ढूंढ करके लाते हैं, उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। एक से बढ़कर एक बलात्कारियों को टिकट देने का काम किसने किया है? इनकी पार्टी ने किया है ना। लगातार ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, 90 के दशक से आज तक देख लीजिए, अपने अपने क्षेत्र में काले कारनामों में जो सबसे बड़े उस्ताद रहे वैसे ही लोगों का झुंड इकट्ठा करके वैसे ही लोगों के बीच मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। और लालू जी जब मुर्गा लड़ा के चूज कर लेते हैं कि ये मुर्गा ज्यादा बढ़िया है तो उस मुर्गे को ला करके टिकट देने का काम करते हैं। पूर्णिया में जो मामला हुआ, जिस तरीके से जो पॉलिटिकल खेल हुआ, क्या किस रूप में देख रहे हैं? जीत रहे हैं चुनाव, और क्या। पूर्णिया तो हम लोग बिल्कुल, पूर्णिया बिल्कुल जीत रहे। सीमांचल को का जो ये निकला, रिएक्शंस निकला, वो तो कह रहा है कि भाई ना बीजेपी ना आरजेडी, ओनली पप्पू। वही तो बता रहा हूँ, सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। गले में सीएए का तख्ती लाद के घूमने वाला व्यक्ति, उसकी जमानत जब्त होगी। और कांग्रेस में एक ही पप्पू काफी है, कांग्रेस को 2 पप्पू की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये भी जान लीजिए। हाँ। और कहीं ना कहीं रोने से, धोने से और गाल बजाने से कभी भी
बिहार की जनता ना किसी के साथ नहीं खड़ी होगी। बिहार की जनता होने गाल बजाने। मुझे जानकारी मिली है कि 70 क्विंटल मटन का जो है अभी से ही ऑर्डर शुरू हो गया है। ये आपकी जानकारी होगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या कह रहा है? हम जीत रहे हैं चुनाव, हमने काम किया है, हमने सेवा की है जनता की। और कहाँ कहाँ कांटे का टक्कर और कहाँ कहाँ सीट फंस रहा है बिहार में 40 में? ये आप बताइएगा ना। हम तो जीत रहे हैं 40 की 40 सीटें। आप जीत रहे हैं बिल्कुल। कांटे का टक्कर और कहीं नहीं? कहीं नहीं, समस्तीपुर में बिल्कुल भी नहीं। हमने जनता की सेवा की है, हमने धर्मो रक्षित रक्षित के भाव से चले। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देश हमारा परिवार है, ये मिट्टी हमारी माँ है। इस माँ को भूमि का टुकड़ा हम नहीं मानते हैं। हम सनातन की रक्षा की बात करते हैं, ये इस्लामिक तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम सनातन को कहीं ना कहीं उनके धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सीना ठोक के कहता हूं कि सनातन के ऊपर जो उंगली उठाएंगे, सनातन को नीचा दिखाने का जो कोशिश करेंगे और हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर जो आघात करने का काम करेंगे, उनको करारा राजनीतिक और कानूनी जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनको देगी। और देश की जनता, देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा बसे हुए जो सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग हैं, ऐसे कांग्रेस प्रायोजित गुंडा तंत्र के मुंह पे राजनीतिक कालिख पोत के इसका हिसाब लेगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, सुमित शशांक ने बड़े बेबाक तरीके से बताया है बीजेपी की जो अभी स्थिति है और जिस तरीके से चुनाव प्रसार और जिस तरीके से चुनाव में लगातार ये लोग अपने कैंपेन कर रहे हैं। और इस बार पूरे भारत में कितना सीट बीजेपी लाएगी, ये भी सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल होगा और दिलचस्प मुद्दा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी इस बार कितना सीट बाजी मारती है। धन्यवाद।